हनी ट्रैप से बुझी बदले की आग। आसिफ रिश्ते के चचेरे भाई मेहताब से इतना खफा था कि उससे बदला लेने के लिए उसने हनी ट्रैप का जाल बुना और इसके लिए मोहरा बनाया अपनी प्रेमिका परवीन को। आखिर मेहताब उसके जाल में फंसी गया। पश्चिमी दिल्ली के मधीपुरा इलाके में रहने वाला 28 वर्षीय मेहताब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वह रात 9 से 10 बजे तक अक्सर घर आ जाता था, लेकिन 3 अगस्त 2014 को नियत समय पर ना तो वो घर आया और ना ही उसका फ़ोन मिल रहा था। इससे घर वाले बहुत परेशान हो गए। बड़े भाई महराज खान ने मेहताब के जानने वाले लोगों को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसी समय आधी रात बीत चुकी थी। इसी रात में उसे कहाँ ढूंढा जाए यह बात समझ में नहीं आ रही थी। मेहताब की चिंता घर में सभी घर वालों को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन 4 अगस्त को महराज खान पुलिस चौकी मादीपुरा गया। चौकी इंचार्ज पवन कुमार दहिया को छोटे भाई के गायब होने की बात बताकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मेहताब की गुमशुदगी का दर्ज कराने के बाद चौकी इंचार्ज पवन कुमार दहिया ने इसकी जांच हेड कांस्टेबल सतीश कुमार को करने के निर्देश दिए। सतीश कुमार ने सबसे पहले मेहताब का हुलिया बताते हुए गुमशुदगी की सूचना दिल्ली के समस्त थानों में वायरलेस द्वारा प्रसारित कर दी। इसके बाद उन्होंने आसपास के अस्पतालों में भी संपर्क कर यह जानने की कोशिश की कि करीब 28 साल का लड़का कोई दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया। उन्होंने मेहताब के घर वालों से भी बात की और पूछा कि मेहताब का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। घर वालों ने पुलिस वालों को बता दिया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस अपने तरीके से मेहताब को तलाशती रही। उसे गायब हुए 1 महीना से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मेहताब के घर वाले पुलिस की कार्रवाई पर भी उंगली उठाने लगे। उन्होंने पंजाबी वाला इलाके के एएसपी हरचरण वर्मा से मुलाकात कर मेहताब खान के गायब होने और जांच अधिकारी की निष्क्रियता की बात बताई। मादीपुरा पुलिस चौकी थाना पंजाब विभाग के अंतर्गत आता है, इसीलिए एएसपी हरचरण वर्मा ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश से पंजाब विभाग के थाना प्रभारी ईश्वर सिंह को दे दी है। महराज की शिकायत पर 12 सितंबर 2014 को पंजाब विभाग थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 365 के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया और जांच एसआई अनूप कुमार को सौंप दी गई। मेहताब के महीने भर से गायब होने की जानकारी पश्चिमी दिल्ली के अतिरिक्त आयुक्त रणवीर सिंह को मिली, तो उन्होंने एएसपी हरचरण वर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर राजीव विमल, एएसआई पवन कुमार दहिया, अनूप कुमार, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार, सुजीत, कुलदीप, महिला कांस्टेबल अंजू बाला आदि को शामिल किया गया। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने मेहताब के फ़ोन के कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पता चला कि जिस दिन मेहताब गायब हुआ था उसी दिन उसके मोबाइल पर आइडिया कंपनी के एक नंबर से सुबह 10:30 बजे कॉल आई थी। इसके अलावा इसी नंबर पर मेहताब की 10-15 बार रोजाना बात होती थी। इससे यह लगने लगा कि मेहताब के उस व्यक्ति से नज़दीकी संबंध रहे होंगे, तभी तो उससे इतनी बात होती है। पुलिस अब उस शख्स से मिलना चाहती थी। पुलिस ने उस फ़ोन नंबर को मिलाया तो वह भी स्विच ऑफ मिला। संबंधित फ़ोन कंपनी से फ़ोन धारक का पता निकलवाया तो पता चला कि वह नंबर बिहार के तोहिर नाम के व्यक्ति की आईडी पर लिया गया है और यह नंबर 28 जून को एक्टिवेट हुआ था। पुलिस ने इसकी जांच की तो बिहार का यह नंबर फर्जी पाया गया। इस जांच में पुलिस टीम को यह भी जानकारी मिली कि उक्त फ़ोन नंबर 8675050149199160 IMI नंबर के फ़ोन में चल रहा था। पुलिस टीम अब यह जानने की कोशिश की कि इस IMI नंबर के फ़ोन में 28 जून 2014 से पहले किस नंबर का सिम एक्टिव था। पुलिस टीम इस काम में दिन रात एक करते हुए जुटी हुई थी। टीम को जांच में यह पता चल गया कि 28 जून से पहले उस फ़ोन में किस नंबर का सिम काम कर रहा था। जांच में पता चला कि वह नंबर दिल्ली के वजीराबाद गांव के रहने वाले आसिफ खान पुत्र इनाम खान के नाम से लिया गया था। आसिफ खान से पूछताछ करने के बाद पुलिस उस शख्स तक पहुंच चुकी है जिसकी मेहताब खान से रोजाना 10-15 बार बात होती थी। आसिफ खान के पास जाने से पहले इंस्पेक्टर राजीव विमल ने मेहताब के भाई महराज से पूछा कि वह वजीराबाद गांव में रहने वाले किसी आसिफ खान नाम के व्यक्ति को जानता है। आसिफ का नाम सुनते ही महराज चौंक गया। आसिफ को भला वह कैसे भूल सकता था। उसने आसिफ की पूरी कहानी इंस्पेक्टर राजीव विमल को सुना दी। उससे पता चला कि मेहताब आसिफ खान का दूर के रिश्ते का चचेरा भाई है। आसिफ पहले मादीपुरा में ही रहता था। करीब 3 साल पहले की बात है। मेहताब के चचेरे भाई शान आलम की बहन मुमताज़ का आसिफ के भतीजे रवीश खान से चक्कर चल गया था। कुछ दिनों बाद वह मुमताज़ को लेकर भाग गया था। यह बात मेहताब और उसके भाइयों को पता चली
तो वे सब शिकायत करने आसिफ खान के घर पहुंचे। शान आलम और मेहताब गुस्से में थे। शिकायत के दौरान ही दोनों से गर्मा गर्मी हो गई थी। तब उन लोगों ने आसिफ खान की जमकर पिटाई कर दी थी। जिस तरह मोहल्ले में हुई आसिफ की बेइज्जती, उसे देखते हुए उसने वहाँ रहने का विचार ही छोड़ दिया। उसने अपना मादीपुरा का मकान बेच दिया और दिल्ली के वजीराबाद गांव में मकान खरीद कर रहने लगा। वहीं पर वह प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने लगा। तब से वह वजीराबाद में ही रह रहा है। उधर मुमताज़ और रवीश खान ने भी निकाह कर लिया था। महराज से बात करने के बाद इंस्पेक्टर राजीव विमल को लगा कि कहीं अपमान का बदला लेने के लिए आसिफ ने मेहताब के साथ कोई साजिश तो नहीं रची। मादीपुर चौकी के इंचार्ज पवन कुमार दहिया के नेतृत्व में 13 सितंबर को एक पुलिस टीम आसिफ खान के वजीराबाद गांव स्थित घर रवाना कर दी गई। आसिफ खान घर पर ही मिल गया। उसे हिरासत में लिया। थाने पहुंचकर पुलिस ने मेहताब खान की गुमशुदगी के बारे में उससे पूछताछ की। आसिफ खान पहले तो मेहताब के बारे में अनभिज्ञता जताते हुए पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करके लाश गंगा नहर में फेंक दी है। उसने अपने चचेरे भाई की हत्या क्यों की? पूछने पर आसिफ ने पुलिस को मेहताब की हत्या करने की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। सन 2011 में आसिफ का भतीजा रवीश खान जब मेहताब की चचेरी बहन मुमताज़ को भगाकर ले गया तो मेहताब और उसके भाइयों ने आसिफ खान की जमकर पिटाई की थी। उस समय मोहल्ले के ही तमाम तमाशबीन उसके घर के सामने खड़े थे। आसिफ खान भी प्रॉपर्टी डीलर था। उसकी भी क्षेत्र में अच्छी जान पहचान और इज्जत थी। मोहल्ले वालों ने के सामने पिटाई होने पर वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। इस बेइज्जती ने आसिफ के दिल को इतना जख्मी कर दिया कि उसने उसी समय तय कर लिया था कि वह मेहताब से इसका बदला जरूर लेगा। इस घटना के 15-20 दिनों बाद आसिफ ने मदीपुरा वाला मकान बेचकर दिल्ली के वजीराबाद गांव में एक मकान खरीद लिया और वहीं पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। वजीराबाद गांव में आसिफ के घर के पास ही जाहिद उर्फ सलमान रहता था। पड़ोस में रहने की वजह से आसिफ की जाहिद से दोस्ती हो गई। बाद में वह आसिफ के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। मादीपुरा छोड़ने के बाद भी आसिफ महराज से मिले अपमान को नहीं भूला था। उसी दौरान जाहिद की मार्फत आसिफ की शाहरुख से मुलाकात हुई। शाहरुख दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का रहने वाला था। उसकी ताले बेचने की दुकान थी। शाहरुख जाहिद का दोस्त था। तीनों साथ खाते पीते समय आसिफ अपने मन की टीस दोस्तों से जाहिर कर देता था। एक बार की बात है, आसिफ खजूरी खास से कार द्वारा अपने घर लौट रहा था। उसने वजीराबाद पुल के पास यमुना घाट पर एक महिला देखी। 28 से 30 साल की वह महिला बहुत खूबसूरत थी। वह महिला एकदम अकेली थी। उसे देखकर आसिफ अचानक रुक गया और कार को सड़क किनारे खड़ी कर दी और उसे नहाने लगा। वहाँ खड़े खड़े यह सोचने लगा कि आखिर यह महिला नदी के घाट पर अकेली क्यों बैठी है। कुछ देर बाद आसिफ खुद को रोक नहीं पाया। उसे देखकर महिला घबराई नहीं, बल्कि वह पानी की ओर टकटकी लगाए बैठी रही। आसिफ ने उससे पूछा, मैडम, क्या काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप सुनसान अकेले पर जगह पर अकेली बैठी है। वैसे तो मुझे पूछने का कोई हक नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ किस लिए बैठी है। महिला बोली, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। इस दुनियादारी से उब चुकी हूँ, इसलिए अपनी जीवन लीला खत्म करने के लिए यहाँ आई हूँ। आसिफ खान समझ गया कि यह महिला खुदकुशी करने आई है। वह उसे समझाते हुए बोला, मैडम, खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं है। ज़िंदगी में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, और तो ऐसा नहीं है कि हम समस्याओं का हल ढूंढने के बजाय आत्महत्या का रास्ता अपनाएं। यदि आप मुझे अपनी समस्या बताएंगी तो हो सकता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। आसिफ के पूछने पर उस महिला ने अपना नाम परवीन जहां बताया। उसने बताया कि करीब 3 साल पहले उसके पति की मौत हो गई है। उसका एक बेटा और एक बेटी है, जिसे वह भजनपुरा में अपनी एक जानकार के घर पास छुड़वाई है। पति के मरने के बाद जैसे तैसे करके वह अपना और बच्चों का पेट भर रही है, लेकिन अब उसके सामने भूखे मरने जैसे हालात हो गए हैं। आसिफ ने परवीन को समझा बुझाकर कार में बिठाया और अपने घर ले गया। पति के साथ एक अनजान महिला को देखकर आसिफ की पत्नी चौंक गई, लेकिन पति ने उसके बारे में सच्चाई बता दी। सबसे पहले आसिफ ने परवीन को खाना खिलाया और उसके बाद भजनपुरा छुड़वाया। उस समय उसने परवीन को खर्चे आदि के लिए 1000 रुपये भी दे दिए। परवीन तो अपनी ज़िंदगी समाप्त करने जा रही थी। एक अनजान आदमी से ने उसे बचाकर एक नई जिंदगी दी थी। आसिफ की इस दरिया दिली से वह बहुत खुश थी। आसिफ की परवीन जहाँ से हमदर्दी तो थी ही, इसके अलावा वह उसकी खूबसूरती पर भी फिदा हो गया था। इसलिए वह उससे नज़दीकी बनाना चाहता था। आसिफ को परवीन के ठिकाने का पता लग चुका था, इसलिए वह समय निकालकर उससे मुलाकात करने लगा। उधर परवीन भी बेसहारा थी। उसका झुकाव भी आसिफ की तरह बढ़ता गया। नतीजन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। वह परवीन को आर्थिक सहयोग करता रहा। भजनपुरा वाले कमरे पर आसिफ परवीन से चोरी छिपे मिल पाता था। अब वह ऐसा ठिकाना ढूंढने लगा जहाँ से उसे मिलने में कोई दिक्कत न आए।
यही सोचकर आसिफ ने परवीन को शास्त्री पार्क की गली नंबर 2 में एक कमरा किराए पर दिलवा दिया, जहां पर वह अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। कमरे का किराया और परवीन के घर के खर्चा आसिफ ही उठाता था। शास्त्री पार्क के कमरे में आसिफ और परवीन की रासलीला बिना किसी डर के चलती रही। आसिफ खान को मादीपुरा से वजीराबाद आए हुए 3 साल बीत चुके थे, लेकिन मेहताब और उसके भाइयों द्वारा की गई पिटाई को वह भुला नहीं पाया था। जब भी वह उस घटना को याद करता, अपमान का जख्म फिर से ताज़ा हो जाता था। मादीपुरा उसके यहाँ से काफ़ी दूर था। अब ऐसा कोई जरिया ढूंढने लगा जिससे मेहताब उसकी मन मुताबिक जगह पर आ जाए, जहाँ वह अच्छी तरह से सबक सिखा सके। इस काम के लिए उसने परवीन जहाँ से ही सबसे सही लगी। उसे विश्वास था कि परवीन उसके बताए इस काम को मना नहीं करेगी। इस साल जुलाई के महीने में उसने मेहताब से बदला लेने की बात परवीन को बता दी। तब परवीन ने उसे भरोसा दिया कि वह हर तरह से उसकी सहायता करने को तैयार है। परवीन की बात सुनकर आसिफ ने ये एक प्लान बनाया। प्लान के अनुसार उसने बिहार के तौहीद नाम के व्यक्ति के नाम से एक फर्जी वोटर आइडिया कंपनी का सिम कार्ड खरीद लिया। वह कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन में डालकर परवीन को दे दिया। इसके अलावा उसने अपने दुश्मन मेहताब को फ़ोन नंबर देते हुए कहा कि वह किसी तरह से मेहताब को अपने रूप जाल में फंसा ले। इसके लिए उसने परवीन को 5,000 रुपये भी दिए। परवीन के लिए यह काम बहुत आसान था। उसने अगले दिन सोमवार के समय सुबह मेहताब को मिस कॉल की। मेहताब उस समय खाली बैठा था। बात शुरू हुई तो मेहताब को भी परवीन की बातों में दिलचस्पी आने लगी। उसे उसकी बातें अच्छी लगने लगीं। अगले दिन रात के समय परवीन ने मेहताब को फिर फ़ोन किया। चूँकि दोनों का परिचय हो चुका था, इसलिए इधर उधर की बातें करते हुए परवीन बातों का दायरा बढ़ाने लगी। मेहताब भी अभी शादीशुदा नहीं था। उस वक्त वह उसकी बातों के आधार पर ही उसके रूप और सौंदर्य की कल्पना करने लगा। इसी तरह दोनों के बीच अब रोज़ाना बातें होने लगीं। परवीन उससे जल्द मुलाकात कर अपने हुस्न का दीदार करा देना चाहती थी। इसीलिए एक दिन उन्हें पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर मुलाकात करने की योजना बनाई। मेहताब मादीपुरा से पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचने पर उसे कोई महिला दिखाई नहीं दी। वह इधर उधर देखने लगा कि कहीं परवीन आड़ में तो नहीं खड़ी है। इधर उधर देखने नज़र दौड़ाने पर वह दिखाई नहीं दी तो उसने परवीन को फ़ोन किया। परवीन ने बताया कि अभी रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पंजाबी बाग पहुँच जाऊँगी। मेहताब वहीं खड़ा हुआ परवीन का इंतजार बेसब्री से करता रहा। मेहताब मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं परवीन कैसी होगी। कुछ देर बाद उसे मेट्रो स्टेशन से उतरकर एक महिला आती दिखाई दी, जो गेट नंबर 1 की सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। कड़ाईदार जामुनी रंग का सूट पहने वह महिला बहुत सुंदर थी। अब मेहताब सोचने लगा कि पता नहीं यह परवीन है या कोई और। पुष्टि करने के लिए उसने उसी समय अपने फ़ोन से परवीन का नंबर लगाया। घंटी बजने के बाद उस महिला ने अपने हाथ में थामे छोटे पर्स से मोबाइल निकाला और बात करने लगी। यह देखकर मेहमान बहुत खुश हुआ। परवीन की जैसी कल्पना उसने अपने दिमाग में की थी, वह उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत निकली। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुरा पड़े। वहाँ कुछ देर बाद बात करने के बाद मेहताब ने उसे पंजाबी बाग के एक रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ उसने उसकी खूब खातिरदारी की। पहली मुलाकात से दोनों ही खुश थे। दोनों ने वहाँ खूब बातें की। इसके बाद परवीन वहाँ से मेट्रो के द्वारा घर लौट गई। मेहताब से मिलने के बाद परवीन को विश्वास हो गया कि वह अपने मकसद में सफल हो जाएगी। घर लौटने के बाद उसने सारी बातें आसिफ को बता दी। परवीन से मिलने के बाद मेहताब के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। अब तो जब भी उसे फुर्सत होती वह परवीन का नंबर मिला देता। फिर उसकी काफ़ी देर तक बातें होती रहती। इस तरह दिन में कई बार वह फ़ोन पर बतियाते। उनके बीच बातों का दायरा बढ़ता गया। वे एकांत में भी मिलने लगे, जिससे उनके बीच की दूरियां भी मिट गईं, यानी उनके बीच सारे संबंध भी बन गए। इसके बाद उनके बीच यह सिलसिला चलता रहा। परवीन ने अपने हुस्न के जाल में मेहताब को पूरी तरह काबू कर लिया था। मेहताब को इसका बात का पता नहीं था कि परवीन का असली मकसद क्या है। वह उसे अपनी प्रेमिका समझता था। जुलाई 2014 के अंतिम सप्ताह में परवीन ने आसिफ से कहा, मछली जाल में फंस गई है, अब बताओ क्या करना है और कहाँ करना है। आसिफ ने परवीन से कहा, अभी 29 जुलाई को ईद है, ऐसा करते हैं ईद के बाद तुम उसे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन ले आना, वहाँ से हम उसे कहीं और ले जाएंगे। आसिफ खान ने मेहताब से बदला लेने की पूरी योजना बना ली थी। योजना में उसने अपने दोस्त जाहिद उर्फ सलमान और शाहरुख को भी शामिल कर लिया था। 3 अगस्त 2014 को योजना के अनुसार परवीन ने मेहताब को 10 बजे फ़ोन कर शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। मेहताब उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि वह 1-1:30 बजे तक शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएगा। परवीन ने यह बात आसिफ को बता दी। आसिफ ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपनी सेंट्रो कार नंबर DL3 CAB 7031
7021 में एक रस्सी का टुकड़ा और जूट की बोरी रख ली। इसके बाद उसने शाहरुख को अपने घर बुलाया। शाहरुख उसके पास पहुंच गया तो उसे भी कार में बिठाकर वह जाहिद के घर चला गया। जाहिद को उसके घर से बुलाकर उसे भी कार में बिठा लिया। दोनों को लेकर वह दोपहर 12:30 बजे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। परवीन शास्त्री पार्क में रहती ही थी, वह भी उधर से मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। वह मेहताब से फ़ोन द्वारा संपर्क बनाए हुए थी। करीब 1:30 बजे मेहताब शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंचा। परवीन भी मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। वह मेहताब से बातें करते हुए उसे स्टेशन से नीचे उतारकर आसिफ की कार के पास ले गई। जैसे ही मेहताब कार के नज़दीक पहुंचा, जाहिद और शाहरुख ने उसे कार में खींच लिया और उसका मुंह दबोच लिया। फिर तमंचा दिखाकर उसे चुप रहने को कहा। आसिफ ने तुरंत कार चला दी। इससे पहले कि उसने परवीन का मोबाइल अपने पास रख लिया था, वह तेज गति से कार चलाता हुआ मेरठ की तरफ निकल गया। रास्ते में शाहरुख और जाहिद ने मेहताब की खूब पिटाई की। मेरठ से निकलते ही आसिफ पिछली सीट पर आ गया और जाहिद कार चलाने लगा। आसिफ के दिल में बदले की चिंगारी धड़क रही थी। उसने अपने हाथों से मेहताब की बहुत जोर से पिटाई शुरू कर दी। मेहताब के शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी दौरान आसिफ ने कार में रखे रस्सी के टुकड़े से उसका गला घोंट दिया। मेहताब की हत्या करने के बाद उन्होंने उस लाश की कार में रखे पहले से जूट की बोरी में डाल दी। जिस रस्सी से गला घोंटा था उससे बोरी का मुंह बांध दिया। उन्होंने खतौली के पास से गुजर रही गंगा नहर में वह बोरी डाल दी। वहीं पर उन्हें मेहताब और परवीन के मोबाइल भी फेंक दिए। लाश ठिकाने लगाकर वे सभी अपने घर लौट आए। मेहताब से पूछने के बाद पुलिस ने 13 सितंबर को ही उनके साथियों जाहिद और सलमान, शाहरुख और परवीन यहाँ को गिरफ्तार कर लिया। सभी अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 14 सितंबर को उन्हें 30,000 न्यायालय में पेश कर उनका 3 दिनों का रिमांड मांग लिया। रिमांड अवधि में पुलिस उन्हें खतौली ले गई और गोताखोरों के माध्यम से मेहताब की लाश ढूंढना शुरू कर दी। कई किलोमीटर तक गोताखोर उसकी लाश ढूंढते रहे लेकिन लाश नहीं मिली। 16 सितंबर को सभी आरोपियों को फिर से न्यायालय में पेश किया जाए, जहां से आसिफ को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर देकर अन्य अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आसिफ की निशानदेही पर उसकी सेंट्रो कार भी बरामद कर ली है। आसिफ से विस्तार से पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश कर उसे भी जेल भेज दिया गया। कथा लिखने तक सभी अभियुक्त जेल में बंद थे। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर राजीव विमल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस बदले की आग ने कितने ही लोगों को बर्बाद कर दिया है, कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। तो कभी भी किसी से थोड़ा वाद विवाद हो जाए या थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप अकेले नहीं जुड़े हैं, आपका परिवार भी जुड़ा है और 4 लोग वाले आपके साथ वाले सबके परिवार जुड़े हैं। आप अकेले बर्बाद नहीं होते, आपके साथ कई परिवार बर्बाद होते हैं और ये सब आजकल ज़्यादा हो रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।